कि कल आपसे बात किया था कि भई एक जियोलॉजिस्ट का क्या-क्या काम है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी का क्या-क्या काम है, सिविल इंजीनियरिंग पहले मैंने बताया था क्या? मैपिंग था, फिर मैंने क्या बताया था? मैपिंग के बाद आपको क्या देखेंगे वहाँ पर? आप वहाँ पर देख पाओगे एक्सप्लोरेशन करते हैं वहाँ पर जाकर। फिर एक्सप्लोरेशन के बाद क्या करना है उसमें अगला प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है। और फिर आपका नेक्स्ट आप जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हो, अब आप रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वर्क पे अब आ गए। अब यहाँ पे आपको दोनों एस्पेक्ट देखना है। एक तो सरफेस वाटर वहाँ पे कितना प्रेजेंट है, कैसे क्या होगा, मैंने आपको बताया था सिल्ट होने की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसमें, सिल्टिंग, वो सारे प्रोसेस को हम लोग देखना पड़ता है। यानी वेदर्ड एरियाज़ वहाँ पर यहाँ पर आपको एक हाँ, आपको वहाँ पे सिल्टिंग प्लस इरोजन पोटेंशियल देखना है। पता चला कि आपने तो डैम बना दिया यहाँ पर, लेकिन साइड से इरोजन हो रहा है यहाँ पर। इरोजन मतलब क्या से बहाव कटिंग हो रहा है यहाँ से। ये सारा चीज को आपको देखना है। ये सब कौन देखता है? सब सब जियोलॉजिस्ट का काम ये सब देखना है वहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स है। और वहाँ पर जितना भी है, वहाँ पर जितना भी ये सारे पैरामीटर्स को यानी इरोजन पोटेंशियल, वेदर एरियाज और सिल्टिंग पोटेंशियल, ये सारा काम जियोलॉजिस्ट का है। ये सब देख कर वो पहले बताएगा, तभी उस एरिया को वो लेगा कि हाँ भैया हमें यहीं पे डैम बनाना है या नहीं बनाना है। अगला पॉइंट देखते हैं ग्राउंड वाटर। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी आज के डेट में सिविल इंजीनियरिंग के वर्क में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आज फेस कर रहा है, ग्राउंड वाटर इज द मेजर प्रॉब्लम। क्योंकि इस ग्राउंड वाटर के इसमें आप देखोगे जियोलॉजिस्ट, आप देखो आप सरफेस के ऊपर आप बता सकते हो, लेकिन सरफेस नीचे क्या है जियोलॉजिस्ट ही बता सकता है। तो जियोलॉजिस्ट वहां पे निकाल लेता है हर चीज, कितने लेवल पे डेप्थ पे वाटर अवेलेबल है, स्ट्रक्चर के लिए आप कहाँ पे स्ट्रक्चर दे सकते हो उस पर मूवमेंट की है, ताकि आप वहां पे जो हॉरिजॉन्टल जियोलॉजिकल देखो मैप जो उसका तैयार करते हैं ग्राउंड वाटर का, इसके बाद पूरा डेटा उनके पास होता है भाई यहाँ पे कितना लेवल नीचे है, कितने लेवल, क्योंकि इन सब का वो सिविल इंजीनियर नहीं बता पाता है हर चीज को। एक जियोलॉजिस्ट का काम है सब देखना, वहां पे स्टडी करके देना भाई कितने डेप्थ पे वाटर का अवेलेबल है, कितने डेप्थ पे सरफेस, आपको वहां पे कितना क्या वेदरिंग हो सकता है, वहां पे सेल्टिंग हो सकता है, क्योंकि साइड क्लियर ना हो जाए, स्लोप क्लियर ना हो जाए। यहाँ पर पता चला कि आपने डैम बना दिया और साइड से यहाँ पे कटिंग हो रहा है, यहाँ पे साइड से कटिंग होकर यहाँ से और निकल रहा है यहाँ से, फिर डैम अगर फिल किया, वाटर अगर यहाँ से नहीं जाए, वाटर ने एक बार रास्ता बना लिया मतलब पूरे के पूरे डैमेज करके रख देगा यहाँ पर स्ट्रक्चर को। आपको सर हाँ बोलो। सर परमजीत सर ज्वाइन होना चाह रहा है। परमजीत आ गए, दूसरे एडमिन आ गए, कहाँ आ रहे हैं, दिख नहीं रहे मुझे। बोला सर, मैसेज किया अभी कि हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं सर को बोलने के लिए। उसको तो मैं कैसे करूँ, वो एंट्री करेगा तभी तो मैं एडमिन यहाँ पे एडमिट दूंगा। उसको बोलो फिर से ट्राई करना। एडमिट जल्दी बोलो उसको करने के लिए, और टाइम आपको दिया गया, टाइम पे एंट्री बोला कीजिए करने को। आपको 15 मिनट का सफिशिएंट टाइम दिया गया है। मैं खुद आपको एकदम टाइम पे भेजता हूँ ताकि आप लोग इमीडिएट ज्वाइन कर जाए। फालतू के एक एक करके आ रहे हैं और 5 बच्चे बैठे हुए हैं लगाकर ज्वाइन करके पहले से ही। ये तो जो ही हिमांशु आ गई, रमजीत कहाँ आया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ है परमजीत? ज्वाइन होगा सर। तो चलिए अगला एस्पेक्ट क्या देखना है उसमें, जब ज्वाइन हो तो बता देना। स्लोप स्टेबिलिटी फिर उसमें देखते हैं, क्या देखते हैं स्लोप स्टेबिलिटी, ये आपने बताया था स्लाइडिंग ना हो, ये सब हम लोग देखते हैं वहां पर। अगला वहां पे देखना है इन्वेस्टिगेशन, हमारा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी वहां पर आप जो कैरी आउट करोगे, इस पॉइंट पे ये कह रहा है फील्ड इन्वेस्टिगेशन हम लोग कैरी करते हैं सिलेक्शन सुटेबल एरिया को देखते हैं वहां पर। वहां पर डिटेल सरफेस और सब सरफेस स्टडीज दोनों करते हैं, सरफेस की स्टडीज भी करते हैं और डिटेल सब सरफेस की स्टडीज भी करते हैं। यानी वहां पर सब चीज को पैरामीटर को देखते हुए एक जियोलॉजिस्ट जो होता है और सिविल इंजीनियर दोनों वहां पर इन सीटू टेस्ट करते हैं। यहाँ पर फिर यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, सब टेस्ट को देखते हुए फिर वहां पे जाकर स्ट्रक्चर के लिए सुपरवाइज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि वहां पे भैया अब काम स्टार्ट होना स्टार्ट हो। सारा टेस्ट पैरामीटर करने के बाद ही वहां पे फाइनल हो जाएगा, उसके बाद टीपीआर वगैरह बनते हैं, फिर वो फाइनल फेज में आता है और वर्क को कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट की जाए। तब वहां पे स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम आएगा, बाकी सिविल इंजीनियर का काम आएगा। उससे पहले तक जियोलॉजिकल इंजीनियर का काम था। अब देखिए वहां पे ऐसे ही जब एक जियोलॉजिस्ट जब काम करता है इंजीनियरिंग जियोलॉजी के अंदर में, वो टनलिंग होता है। टनलिंग आपको देखा है कभी, टनलिंग से पास किया आप लोगों ने, टनल देखा है आप लोगों ने, सुरंग आप लोगों ने यस सर। आप लोग टनल देखे होंगे, हाँ टनल टनल देखे होंगे। तो टनल के मैंने आपको बताया भी था उस दिन रोहतांग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ। हाँ क्या बोले? रोहतांग में जो बना है। मैं समझ नहीं पा रहा, चलिए ठीक है जो भी है। टनल जो होता है आपको यहाँ पे एक मतलब क्या करते हो आप, टनल बनाने की क्या जरूरत पड़ती है, जब आपके वहां पर रूट काफी लॉन्ग बन रही है। अभी आपने एक रिसेंट में न्यूज में पढ़ा होगा अटल टनल, जो बहुत बड़ा टनल बना है, जो ले और वहाँ लद्दाख वाले एरिया में जो बना था अभी इंडिया का रिसेंटली सबसे बना बड़ा है। टनल। सबसे बड़ा टनल बन गया है वो। उस टनल में आपने न्यूज में देखा, यस सर। एक एज अ सिविल इंजीनियर आपने क्या सीखा उस टनल से, बताओ क्या क्या सीखा आपने, आप तो इतने तो वाकिफ हो न्यूज से, इतना बड़ा लॉन्ग टनल बनाया हो। डिस्टेंस शॉर्ट हो गया उसकी वजह से।
बिल्कुल एग्जैक्टली। अब बताओ उसमें कितना ह्यूज कैपिटल कॉस्ट है। वो टनल आज से नहीं बन रहा था, वो टनल कई सालों से बन रहा था। 2008-7 का ही प्रोजेक्ट है वो, काफी पुराना प्रोजेक्ट था वो बनते बनते उसको 10-15 साल लग गया, उसको 10-12 साल से ऊपर लग गया, 10-17-4-21, हाँ लगभग 12-15 साल लग गया उस टनल को बनते बनते। मतलब इतना इजी भी नहीं है बनाना जो आप सोच रहे हो ना, इतना इजी मतलब तुरंत गया तुरंत बन गया, ऐसा नहीं होता है। काफी ह्यूज। आपको क्या लगता है टनल बनने में क्या है, रातों रात थोड़ी बन जाता है। काफी लंबा, आप सोचो वो अप्रोक्स 45 या 50 किलोमीटर के डायरेक्शन को 45 कट कर देता है वो रास्ते को, एक टनल बनने की वजह से। मतलब आप जो एक तरह से आपने पढ़ा होगा। परमजीत एंट्री कर गया। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग परमजीत। कहाँ गए परमजीत? देखो ये चुप हो गया अभी, इसको मैं बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग, ये चुप है। अच्छा इसका नेटवर्क इशू है थोड़ी। हाँ हाँ नेटवर्क की, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हेलो। नेटवर्क, हाँ 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 नेटवर्क इशू है उसको। चलो ठीक है। क्या सर? चलो यहाँ यहाँ पे मैं देख रहा था कि टनलिंग में जो होता है टनल साइड ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे सर, सॉरी। हो गया ज्वाइन, तो हो गया है वो, इससे वो तो क्या ज्वाइन हो गया सर। जी सर, पहले नहीं हो पा रहे थे इसलिए। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है आप ध्यान दें यहाँ पर। तो टनलिंग का मैंने बताया था इसमें कि जियोलॉजिस्ट का काम होता है कि टनल को भैया वहाँ पे पूरा, वहाँ पे कैसे क्या जोन ऑफ थिकनेस कितना देना है, डेप्थ ऑफ हार्ड रॉक्स कितना वहाँ पर है, स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या क्या है, ये सारा काम जियोलॉजिस्ट का काम है। अब देखिए आप एक अगला एस्पेक्ट देखोगे अर्थक्वेक, ये एक अलग से सब्जेक्ट ही बनता है आपका, एक अलग से टॉपिक ही बनता है, एक टॉपिक है इसमें। एक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच है, ये भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जब आप पढ़ोगे एक ब्रांच है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की, आप उसमें पढ़ोगे तो आप एक अलग सा एस्पेक्ट ही है इसके अंदर। तो पूरे के पूरे अर्थक्वेक की डिटेल स्टडीज आपको करते हैं। अब इसमें बहुत सारा फॉर्मेशन होता है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या बनते हैं, वेव्स वगैरह कैसे फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पर ये एग्जामिनिंग द सिस्मिक जोनिंग ऑफ मैप्स ऑफ द कंट्री। अब देखो अर्थक्वेक के थ्रू आपने पढ़ा है कि अर्थक्वेक कैसे आता है, आपने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है इतने सारे वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स से बना होता है। आपने पढ़ा है पहले यूरोशिया और ये सब लैंड हुआ करता था, गोंडवाना लैंड, फिर दोनों लैंड के क्या हुआ आपस में, पहले अर्थ एक ह्यूज मास हुआ करता था, एक प्लेट जैसे, प्लेट बर्तन होता है ना, थाली, थाली के जैसा हुआ करता था। अब उसमें क्या हुआ, दोनों प्लेट जब हुआ आपस में, जब क्या हुआ प्लेट जैसे से मूवमेंट, बहुत ह्यूज मिलियंस ऑफ ईयर्स में बात कर रहा हूँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स, फॉर्मेशन बहुत पुराना है ये। वहां पे जो माना जाता है हमारे जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि जब अर्थ का टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, प्लेट यानी प्लेट है, अर्थ नीचे क्या है, प्लेट जैसा, हम लोग बस उस पर बस मान चलो प्लेट प्लेट है आपका, और प्लेट के ऊपर केक रखा हुआ है, बस वही समझो हम लोग केक के ऊपर पे सब चीज है और नीचे प्लेट है बेस में, आप समझ रहे हो ना, प्लेट है बिल्कुल बेस में। और ये प्लेट का जब मूवमेंट होता है, ये आपस में जब प्लेट ऐसे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे लैंड टूटते गया, पैंगोआ आइलैंड बन गया, फिर ऊपर पे यूरोशिया प्लेट अलग बन गया, अपनी अमेरिका प्लेट अलग बन गया, मतलब प्लेट अलग अलग 60 टुकड़ों में बनते हुए जो कॉन्टिनेंट जो बोलते हो आप लोग कॉन्टिनेंट, वो सब एक एक टुकड़ा बन के अलग अलग हो गया वहां प्लेट से, बात समझ रहे हो ना, ड्रिफ्ट हुआ उसके अंदर में, मूवमेंट हुआ। अब जब जाकर इंडिया वाला एक अलग प्लेट हो गया, इंडियन प्लेट जो अपना बन गया अपना इंडिया का, और ऊपर से यूरोशिया प्लेट बन गया, यूरोशिया मतलब ऊपर से चाइना पोर्शन वाला जो प्लेट है, चाइना वाला, और ऊपर से यूरोशिया वाला, यूरोप वाला जो पोर्शन है। तो इसलिए देखोगे आप जो इंडिया वाला प्लेट है ना, धीरे धीरे सडन, अब देखो माउंटेन्स का फॉर्मेशन यहीं से होता है, जो ये प्लेट जो होता है धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपने कहा रहा है कि प्लेट नीचे से इंडियन ओशन की तरफ से बेस, यानी आप तमिलनाडु के नीचे पोर्शन, यानी क्या कन्याकुमारी वाला पोर्शन से है कि धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्टिंग कर रहा है। इसके वजह से आपकी क्या हो रही है, लैंड ऑफ हिमालयाज जो धीरे धीरे हर साल आपका राइज हो रहा है, आपने पढ़ा होगा न्यूज में ये सुने होंगे, हिमालयाज जो आपका कई मतलब हर साल कुछ एमएम से बढ़ता है, ऐसा नहीं कि एक साल में 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, ऐसा नहीं है, कुछ एमएम धीरे धीरे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और धीरे धीरे हाइट ऑफ हिमालयाज बढ़ते जा रहा है वो इसी प्लेट के मूवमेंट के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से। और यही जो प्लेट जब मूवमेंट डिस्टर्बेंस होता है ना, यही आपको अर्थक्वेक क्रिएट करवाता है, बात समझ रहे हो ना? क्या मैं फास्ट तो नहीं बोला ना ज्यादा? नहीं सर, ये में पढ़ना था। इसमें पढ़ना था शायद 9th में सर, ज्योग्राफी में। हाँ नहीं आपको पढ़ना अभी भी है, पढ़ना अभी भी है, एक अर्थक्वेक वगैरह पढ़ना अभी इसमें भी है। और लेकिन मतलब 9th में आपने बस पढ़ा था कैसे क्या होता है बस वो। अब यहाँ आप टेक्निकल बातें समझोगे, कैसे वेव्स वगैरह फॉर्मेशन होता है, पी वेव्स क्या होता है, एल वेव्स क्या होता है, जितने सारे वेव्स होते हैं वो सब वेव्स पढ़ोगे, आप टेक्निकल बातें सीखोगे, आप समझ रहे हो ना? अब यहाँ आप डिजाइनिंग करोगे वैसे स्ट्रक्चर का, डक्टाइल डिजाइनिंग करोगे, है ना? क्या 1483 से डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर जब करते हो, ये कोड का यूज करते हो, 1483 वगैरह कोड यूज करोगे आप, आईएस कोड, और यहाँ से आप इसको यूज करोगे
बात समझ रहे हो ना कि आप कैसे डिजाइन करोगे स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। आज डेट में जितना भी स्ट्रक्चर बनता है सब के सब कैसा है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। मोनोलिथिक मतलब क्या होता है बताइए विवेक और शहनवाज कहाँ अभी आए हैं, बताइए क्या होता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। सर जिसका कास्टिंग एक साथ करते हैं स्लैब और बीम का, ये स्लैब और कॉलम का। गुड, यानी आप सभी लोग देखिए मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा। अगर आप बोलते हो ना विवेक इससे क्या आप ही के बैच के बच्चे सुनता चाहिए क्या बोल रहा है समझे इस बात को। मैं बोलूंगा ना कई बात लगेगा सर तो हमेशा बोलते रहते हैं सुनने में क्या है, कुछ काम से स्किप कर दोगे, लेकिन आपकी बात को लोग याद रखेंगे। बात समझ रहे हो ना। आप आपस में स्टूडेंट लोग अच्छा चलो ये बोल दिया इसको पता कैसे है। तो देखो मोनोलिथिक की सही बोला आंसर विवेक ने। ये इसका ये होता है आप जब कास्टिंग करते हो जैसे आपने बीम कास्ट किया, बीम क्या होता है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बीम, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है ना बीम। यस सर। कॉलम कैसा होता है वर्टिकल मेंबर होता है। यस सर। हाँ कॉलम वर्टिकल मेंबर है और बीम आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है। आप हमेशा स्ट्रक्चर को ऐसा कास्ट करते हो ताकि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो। बॉन्ड इन द सेंस अगर मैं सिंपल से पूछ रहा हूँ, आपने अगर किसी मतलब ऐसे ऐसे आप सिंपल सपोज के एक कॉलम बनाया उसके ऊपर लाके बस ऐसे स्लैब को रेस्ट कर दिया लाकर, बीम की बात नहीं कर स्लैब को रेस्ट कर दिया लाके, अब जो अर्थक्वेक आएगा पता चला कि छत आपका बाहर भाग रहा है तो कॉलम आपका पीछे भाग रहा है और पता चला आप बीच में फंसे हुए कहाँ भागे, हम बाहर भागेंगे पीछे भागे आगे भागेंगे पीछे भागे, सब आगे पीछे भागने लगे स्ट्रक्चर अर्थक्वेक जब आएगा तो अर्थक्वेक कैसा था ट्रेमर जैसा होता है, बिल्कुल ऐसे ट्रेमर वेव्स जैसे आता है वेव्स के फॉर्म में। अच्छा ये बताओ ट्रांसमिट जो होता है वेव्स कहाँ से होगा, बॉटम टू टॉप हो या टॉप टू बॉटम ट्रांसमिट होता है वेव्स जब आता है अर्थक्वेक तो। सर बीम से बॉटम टू टॉप होता है। बॉटम से टॉप होगा ना, वेव्स में फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। वेव्स जब वेव्स ट्रांसमिट होता है स्ट्रक्चर में बॉटम टू टॉप। यस सर बॉटम टू टॉप। बॉटम से टॉप जाता है। बात समझ रहे हो ना। आप देखना एक चीज ऑब्जर्व करना, जब आपके हाई राइज जो बिल्डिंग बनते हैं ना सपोज आपके जो फ्लोर होती है ना तो इसके पीछे मैं एस्पेक्ट बताऊंगा क्यों हाई राइज बिल्डिंग फ्लोर को धीरे धीरे रिड्यूस कर देते हैं। इसके पीछे रीजन है, रीजन बहुत सारे रीजन। देखा आपके स्ट्रक्चर जैसे ग्राउंड फ्लोर है अकेले इतना 10 फीट पे बनाएंगे, फिर जैसे जैसे स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा हाई राइज बिल्डिंग में बात कर रहा हूँ मैं G+20 G+40 की बात कर रहा हूँ G+60 की बात कर रहा हूँ सपोज। तो उस बिल्डिंग जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर की हाइट बढ़ाते जाओगे आपकी वहां पे उसकी ना हाइट कम होती जाती है। फ्लोर टू स्लैब की हम रूफ टू फ्लोर की बात कर रहे हैं, यानी रूफ टू फ्लोर अगर आपने ग्राउंड फ्लोर पे 10 फीट रखा, आप जैसे बढ़ते जाओगे फिर कुछ फ्लोर तक 10 फीट रखा फिर 9 फीट पे ले जाओगे, फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे आप 8 फीट पे ले जाओगे। कितने फीट पे, 8 फीट पे। इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा क्यों करते हैं 8-8 फीट क्यों कर लेते हैं कम। अगर आप सोच रहे हैं आपने 8-8 फीट करके अगर आपने जैसे आप स्लैब काट कर नीचे कास्ट करते 10 फीट का, अगर आपने ऊपर बचा के 2 फीट, अगर आपने छोटा सा एग्जाम्पल आपने स्लैब कास्ट किया 10-10 फीट के और आपके 50 फीट में 5 मंजिल बिल्डिंग आ रहे हैं, ठीक है एक एग्जाम्पल समझो 50 फीट में कितने मंजिल बिल्डिंग आ रहे हैं आपके 5 मंजिल, 10-10 फीट के अगर आप कास्ट कर रहे हो। अगर मैं वही स्लैब को बात करूं कि आपके 50 फीट के हैं और उसमें 8 फीट का कास्ट हो तो कितने मंजिल आपके निकल जाएंगे, कितने फ्लोर निकल के आ जाएंगे उसके बीच में। 6 आ जाएंगे सर। अप्रोक्स लगभग 6 मतलब राउंड ऑफ चलेंगे। अब 8 6 का 48 6.4, अब 6.2 तो स्लैब तो तुम बनाओगे नहीं, फ्लोर तो तुम बनाओगे नहीं है ना। तो 6 अप्रोक्स 6 आपका एक फ्लोर का कॉस्ट निकला एक्स्ट्रा, एक फ्लोर का मतलब आपका पैसा निकल गया ज्यादा, आपने 8 फीट का हाइट मतलब हाइट कर दिया था फ्लोर का। अब इसकी वजह से देखो आपने बिल्डिंग में क्या कर दिया, एक तो हाइट कंस्ट्रेंट कर लिया, उसकी वजह से क्या हो गया एक तो विंड का जो लोड होगा वो भी उस पर इफेक्ट कम हो जाएगा। सेम फ्लोर आपने कास्ट किया और सेम स्ट्रक्चर आपने कास्ट किया वहां पर, लेकिन आपने हाइट को रिड्यूस कर लिया, उसके वजह से बिल्डिंग पे जो लोड आना था वो तो लोड तो सेम ही आना है कि आपने थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन विंड की मैं बात कर रहा हूँ। विंड लोड जब जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती है ना विंड का इंटेंसिटी भी बढ़ते जाता है। आप देखना हाई राइज जो बिल्डिंग होती है विंड का इंटेंसिटी भी ज्यादा उस पर होता है, सारे डिजाइन करना पड़ता है विंड लोड सिस्मिक लोड सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इसलिए हाई राइज बिल्डिंग देखना आपने शियर वॉल्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, शियर वॉल्स आपने देखा शियर वॉल्स ब्रेसिंग सिस्टम में शियर वॉल्स देखा आपने, शियर वॉल्स, शियर वॉल्स समझ लो क्या होता है शियर वॉल्स। मैं वो वॉल की बात कर रहा हूँ जो आपके स्ट्रक्चर के साइड में देखना है, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग बनेगी वहां पे ब्रिक से बॉल नहीं उठाते हैं, आपके लिफ्ट वाले एरियाज में हो गए लॉबी वाले एरियाज में हो गए वहां पे डायरेक्ट हम कंक्रीटिंग कर देते हैं, वो हमारा इस तरह से शियर वॉल की तरह बिहेव करता है। मोनोलिथिक सीधा रेनफोर्समेंट देके डाल देते हैं, जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतनी ऊंची 20 मंजिल तक, तो ये होता है शियर वॉल्स जो कि ब्रेसिंग सिस्टम वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक तरह से। और हर बिल्डिंग के अराउंड एक शियर बेल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। आप स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हो ना, ये सब पढ़ना है आपको, आप डिटेल में ये सब पढ़ोगे, आप जाकर बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ये मैं वही बता दे रहा हूँ ये सब चीज कहानी के। अर्थक्वेक का देखो इफेक्ट कैसे हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक पढ़ना है इसलिए अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा जानकारी रखिएगा। स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम कैसे अर्थक्वेक को रोक सकते हैं, आप उसके अराउंड टाई बेंड्स बनाते हैं स्ट्रक्चर के अराउंड में टाई बीम जैसा करके, तो आपको स्ट्रक्चर को मोनोलिथिक कास्ट करते हैं ताकि अगर जो अर्थक्वेक आए तो एक साथ सब हिले, ऐसा नहीं कि बीम अलग हिले और छत अलग हिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ हर जगह।
और हमारा सारा प्रोजेक्ट स्टेट में अर्थक्वेक ही रेजिस्ट्रेट होता है, यहाँ तक के आपके जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है कहाँ पे, सरदार सरोवर डैम पे। बात समझ में आ रही है? सरदार सरोवर डैम पे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है गुजरात के अंदर, जो है वो भी किस पे बना हुआ है, रॉक के स्ट्रैटा पे बना हुआ है, रॉक स्ट्रैटा है वहां पर क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट देयर, हैव यू सीन द इमेज? Yes, sir. आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, वहां पर रॉक स्ट्रैटा है ना, बेस मेरा काफी वहां पर स्ट्रॉन्ग है, और प्लस वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है वो, क्योंकि गुजरात तो काफी प्रोन टू अर्थक्वेक एरियाज में है ना, वो काफी जोन 1 जोन 2 के जोन उसमें लाई करते हैं गुजरात के अंदर में, क्योंकि सबसे बाहर का सबसे अभी तक के सबसे खतरनाक भूकंप जो है अर्थक्वेक आया कहाँ है, गुजरात ही फेस किया हुआ उसको। और सोचो उस जगह पे दुनिया की सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू बनी है, सिविल इंजीनियरिंग की मार्वलस एग्जांपल है ये सब चीज। बात समझ रहे हो ना ये? Yes, sir. चलिए, तो ये आपको जो डिजाइन करते हैं ये हमेशा इनके पास जोन होता है, सिस्मिक जोन होता है। मैं आपको जोन दिखा सकता हूँ, सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया, आप देखें इसको, सिस्मिक जोन कैसा होता है ये आप देखें इसको, देखो सिस्मिक जोन जो होता है इंडिया का, आप इसको जब तक नहीं देखेंगे आप समझेंगे। देखो जोन में हम इसको कैसे डिवाइड कर दिए हैं टोटल। देखो आपको मैंने क्या बोला था पहले थे, जोन 1 और जोन 1 जो आया था गुजरात के जो अर्थक्वेक जो आए थे, उसके बाद जोन 1 को हमने एबोलिश कर दिया, उसको हमने मर्ज कर दिया, जोन 1 और जोन 2 को बना के जोन 2 ही बोलते हैं। अगर आपको पूछे ना जोन कितने, 4 जोन तो होते हैं, लेकिन आप वहां पे मत बोलना सर जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5, ऐसा नहीं है। नाम है जोन 5 तक, लेकिन है 4 ही जोन। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जोन 1 को जोन 2 के साथ मर्ज कर दिया गया है। देखो आपको क्या बोलता है, जोन 2 यहाँ पे बोला है डायरेक्ट, आप बोलोगे सर जोन 1 का है, इसलिए बोला गुजरात के जब भी भुज में अर्थक्वेक आया था उसके बाद से इसको मर्ज कर दिया गया है, किसमें, जोन 2 के साथ। बात समझ गए? जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5, इतने सारे जोन है हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, इतने सारे जोन में हमने डिवाइड कर रखा है पूरे भारत को। अब आपको ये एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी, आप जब तक मैप नहीं देखोगे जोन का। अब ये देखो, इस चीज से मैं इसलिए वाकिफ करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपने अपने एरियाज के, ये बहुत जानकारी जरूरी है। आप जिस एरिया में लाई कर रहे हो आप उसको देखो, आप बिहार के अंदर भी जोन होगा कि कौन से एरिया में कौन से जोन में लाई कर रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये जोन 1 जोन 2, सॉरी जोन 1 कहता हूँ, जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5 है, 4 जोन है ना, कितने जोन है अर्थक्वेक के? 4 जोन। 4 जोन है, लेकिन ये जोन 5 तक नेमिंग करते हैं, याद रखना। मैं बता रहा हूँ वही बात को आपको बार बार। जोन 2 जो आपका ये लिस्ट किसमें है, लो रिस्क जोन में है, लो रिस्क जोन में आता है ये। एंड देखो कुछ पार्ट आपका देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश वाला बेल्ट आ जाएगा, राजस्थान वाला कुछ बेल्ट, कुछ गुजरात वाला, गुजरात तो खैर इधर है, थोड़ा सा एरिया आता है इधर वाला। तो ये एक तरह देखो ये जोन 2 आपका ये सब दिख रहा है जो ब्लू ब्लू पोर्शन में, इमेज दिख रहा है, दिख पा रहा है इमेज? ये सब दिख रहा था। यस सर। शायद पीछे वाला इमेज ज्यादा सही था। अब देखो यहाँ पर आप उसको जूम कर लो, आपको थोड़ा परेशान तो जूम कर लो। अब उसको कहता है कि इंडिया के अंदर में अबाउट 59% ऑफ द लैंड इन एरिया इज लायबल टू सिस्मिक हजार्ड डैमेज, यानी इंडिया के अंदर लगभग 59% अर्थक्वेक के इसमें हजार्ड में प्रेजेंट है, सिस्मिक हजार्ड। इतना सोचो, इतना मतलब खतरनाक जगह है ये, क्योंकि प्लेट का मूवमेंट की वजह से इतना खतरनाक। आप देखते होगे हिमाचल प्रदेश, क्या नाम है ये अपना, हिमाचल कहता हूँ, जम्मू कश्मीर और दिल्ली वाला जो बेल्ट है ना, हिमाचल वाला बेल्ट, यहाँ पे रोज अर्थक्वेक आते हैं, रोज। वहाँ पे अब तो लोगों की आदत से हो गई है, मतलब बराबर अर्थक्वेक आते रहता है वहाँ पे। मतलब आप सोए रहोगे अर्थक्वेक आया आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब उसका ज्यादा रिक्टर नहीं होता है उसका मैग्नीट्यूड, आपका रिक्टर स्केल पे 2 आएगा या 1.5 2, एक कॉमन है ये सब। जब 4 के आसपास आता है तब पता चलता है अर्थक्वेक आ गया भैया, उतने भी लोगों को नहीं पता चलता आज के डेट में। तो बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जोन। अब देखो आपका जो बिहार वाला जो एरिया है, बिहार दिख रहा है यहाँ पर, बिहार ये यस सर। देखो यहाँ बिहार काफी खतरनाक अर्थक्वेक जोन में आता है। जो हमारा नॉर्थ पोर्शन है जो नेपाल से इन द फुटिंग्स ऑफ हिमालयाज जो है, ये बहुत ही सीवियरली एक्टिव है अर्थक्वेक के अंदर में। ये यहाँ पे बहुत घातक है ये एरिया जो आपका 5th और सुपौल। 4th जोन में है सर। क्या 5th और 4th जोन में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, Red- हम लोग खतरनाक जोन में आते हैं। तो भाई पूरा बिहार जो है, क्या बताएं, बिहार जो है बेचारा ऐसा स्टेट है ये कि हर चीज से बेचारा त्रस्त है। मतलब फ्लड आया तो उसमें बाढ़ बर्बाद हो से जाते हैं, सूखा आया तो उसमें बर्बाद हो जाते हैं, और उसका क्या नाम है आपका, अर्थक्वेक आया तो उसमें बर्बाद हो जाते हैं। वो तो छोड़ो, गर्मी हो ज्यादा तो लू मारना शुरू कर देगा, ज्यादा गर्मी हो तो चमकी बुखार में हमारे मुजफ्फरपुर में 300 बच्चे मर जाएंगे। तो पूरा आपदा जो है ऊपर वाले ने बिहार के पास दे दिया है। तब भी विशेष आप समझ रहे हो राज्य ना? का दर्जा नहीं मिलता है सर। क्या? तब भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है सर। अब वो तो खैर छोड़ो, पॉलिटिकल इश्यूज पे अपन क्या बोलेंगे। लेकिन देखिए मैं आप इंजीनियर्स को ये बता रहा हूँ, देखिए ये आप जो सोच रहे हो ये, आप देखिए आप एक पास एक कंट्री है जापान, नाम सुना है जापान का? छोटा सा देश है,
जापान में अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ पे भी वैसे होता है, पेंगुआ आइलैंड और ऊपर से चाइना प्लेट जो होता है, वहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक वहाँ तो बराबर आते हैं, आपने हमेशा न्यूज़ में देखा होगा, वहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक आते रहते हैं। अर्थक्वेक इन द फॉर्म, देखो जब वही अर्थक्वेक सुनामी के अंदर आता है ना, ये समुद्र के अंदर, तो उसको आप सुनामी नाम दे तो वो भी क्या है, प्लेट पानी के अंदर भी अर्थक्वेक ही आ रहा है वहाँ पर भी, बात समझ रहे हो ना? तो वो लहर हो जाती है। अब जब अर्थक्वेक आएगा, पानी ऊपर ऊपर उठा फेंकता है उसको, वो भी एक तरह का अर्थक्वेक क्या आ रहा है, ट्रेमर्स आ रहा है पानी के अंदर में, बेस इन द बेसोलिक जिसको कहते हो, बेस तो आपकी ओशन में, वहाँ पे भी अर्थक्वेक हो रहा है, बात समझ रहे हो ना? तो वो जापान एक ऐसा कंट्री है जो अपने आप को, देखो वो जापान कितना डेवलप नेशन है कि नहीं डेवलप नेशन है? इतने सारे आपदा झेलने के बाद भी आज कैसे डेवलप कर लिया जापान अपने आप को, ये चीज स्टडी के विषय है कि हम और आपको भी स्टडी करना चाहिए इस पे, क्या उस कंट्री ने ऐसा किया? उस कंट्री के पास भी तो, वहां भी तो इंसान हम ही जैसे हैं, 2 हाथ 2 पैर और 2 आंख होंगे, यही होंगे ना, ज्यादा तो नहीं होंगे ना, 4-4 हाथ पैर तो नहीं किसी के पास। ऐसा क्या कर लिया उन लोगों ने? उन लोगों ने अपने आप को कैसे बना लिया? वहां पे डिजास्टर आते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हो डिजास्टर को, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल कैसे करते हैं, मिटिगेट कैसे करते हैं, उन चीज को आपको भी जाके देखना, अपने सर्कुलर यूट्यूब वगैरह पे देखो कैसे जापान यस ने सर, अपने आप को, इस चीज को जापान ऐसी देखना। टेक्नोलॉजी बना रहा है सर कि अर्थक्वेक जब आएगा ना तो वो उसका जो फाउंडेशन है अपने आप ऊपर उड़ जाएगा ताकि वाइब्रेशन से बच सके। देखो अब ये तो खैर, देखो टेक्नोलॉजी एक से एक वहां पर है, उस कंट्री के पास तो माइंड की कमी है नहीं, क्योंकि वो उसको रहना और उसी जगह ना। अब ऐसा नहीं आज तो कहेगा सबको सब उठ के चाइना में पहुंच जाएगा रहने के लिए, रहना वहीं पर है मुझे। अब सपोज बिहार में हम लोग सब लोग आप लोग रह रहे हैं, अब ऐसा नहीं जब अर्थ को कहेगा तो तुरंत आप फ्लाइट लोगे भाग जाओगे, 2 मिनट में आप कहाँ भाग पाओगे, 2 सेकंड में? आपको रहना यहीं पर है ना, जब सब चीज यहीं पर है तो आपको इसी के बीच में अपने आप को हैबिचुएट करना है, ढालना है। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो, जागरूक कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आपको ही करना पड़ेगा। देखो ये भी एक मेन रीजन है, तो बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज जो नहीं है, ये भी एक मेन रीजन है यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर हर आपदा है, सब चीजें यहाँ पर, फ्लड आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा प्लस आपको ड्रॉट हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कहाँ पे डालोगे, किस एरिया में डालोगे? उधर जाओगे तो पानी की कमी हो जाएगा, एक जगह लगाओगे तो उधर पानी इतना आ जाएगा कि इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, तो कैसे करोगे बताओ? बहुत सारे कारण समस्या है ना यहाँ के अंदर में, तो आप एक चीज नहीं कर सकते हो, यहाँ पर बहुत समस्या है यहाँ के अंदर में। तो ये आप भी सोच सकते हो इस पे, हाउ वी कैन वर्क, आप इसको लेके कैसे आगे जा सकते हो फ्यूचर में, आप इसको कैसे रोक सकते हो, इसको सोचो, अभी से सोचने की आदत डालो इस चीज को। और सोच कभी बुरा नहीं होता है, आपके आइडियाज जब आप शेयर करोगे ना एज एंटरप्रेन्योर, आपके आइडियाज को लोग सुनेंगे, क्योंकि यंग माइंड जो होता है वही ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकता है। मैं ये नहीं बोला वो अच्छा सोच सकता है, सही तरीके से सोच सकता है, दोनों में फर्क है। समझ गए बात को? सोचिए, आइडियाज वगैरह लाइए, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज है, हो सकता है आप इसको प्रोजेक्ट में से आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर लीजिए अपना प्रोजेक्ट जो करें बीटेक में, वही प्रोजेक्ट अच्छे लेवल पे चलाता है। कोई बच्चे यहाँ पे इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना जाएगा, वो एक स्टेट को एक सबक देके जाएगा आप लोग की प्रोजेक्ट को आगे, और वो बंदे को पेटेंट मिल जाएगा, काफी अच्छा काम करके अगर बोले जाएगा। तो आप देख सकते हो आइडियाज, देखो मेहनत हर काम में लगता है, वो काम ही क्या है जब जिस काम में नया नहीं हो, आप वो जब नया काम करके दोगे तब लोग बोलेगा सामने वाला, हाँ भैया बंदा ने कुछ इन्वेंट किया है। जब आप वही सेम पुराना काम कोई दिखा दोगे, क्या उस काम में क्या नया रह गया? कुछ तो नहीं आया नहीं ना, रिसर्च क्या हुआ? कुछ रिसर्च नहीं हुआ। वो आप लोग इसको कर सकते हो अपने बीटेक में, अर्थक्वेक वगैरह एरियाज को कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम फ्लड को रोक सकते हैं, कुछ नई टेक्निक ला सकते हैं, बहुत सारी चीजें। आप इसके जब डिटेल स्टडी रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कैसे हम इसको रोक सकते हैं। ये सब करना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो ये सब देखना पड़ेगा आपको करने के लिए। चलिए तो मैं ये बता रहा था आपको, देखिए जितने सारे जोन है, जोन में डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है अर्थक्वेक है अपने भारत के, तो उस जोन को स्टडी करके ही जो जियोलॉजिस्ट होता है और इंजीनियर, ये सारे देखो नॉर्थ ईस्ट का पूरा जोन 5 के अंदर में आता है, नॉर्थ ईस्ट पूरा, ये नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा बिहार का बेल्ट है, देखो गुजरात का ये पोर्शन दिख रहा है ऊपर पे यहाँ पे, गुजरात का ये पोर्शन ऊपर वाला है, ये पूरा ये एरिया भुज वाला एरिया है। और ये देखो कुछ आपको जम्मू कश्मीर का बेल्ट दिख रहा होगा, कुछ हिमाचल का बेल्ट दिख रहा होगा, सब अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं। और फिर जोन पर पूरा जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा यूपी के, यूपी बिल्कुल जो फुटहिल्स ऑफ हिमालय से लगा हुआ यूपी का पोर्शन, और बिहार, ये सब के सब जोन 5 में आते हैं। और थोड़ा देखो गुजरात का ये पोर्शन आपको लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये महाराष्ट्र का ये पोर्शन लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो ये पूरा हमारा सेफेस्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये इधर तो अर्थक्वेक कभी आता ही नहीं, ये सब एरिया में चेन्नई होने आंध्रा तेलंगाना ये सब एरिया में कभी नहीं आता अर्थक्वेक, देखे तो नहीं सब। थोड़ा सा ये आपका नीचे वाला एरिया, बंगाल के नीचे वाला बेल्ट वाला एरिया में भी नहीं आता ये सब एरिया में, उड़ीसा वाला एरिया में। ये सब एरिया साइक्लोन से अफेक्टेड है, ये सब जितने ब्लू ब्लू एरिया देख पा रहे हो आप, ये सब किससे अफेक्टेड होता है ये सब एरिया बताइए? समुद्री साइक्लोन। साइक्लोन से। यहाँ पे साइक्लोन इतना आता है ना जितना अर्थक्वेक से ज्यादा डिजास्टर क्रिएट करके चला आता है ये सब एरिया में। साइक्लोन हर साल वहां पे आता है, आप बराबर न्यूज में सुनते होंगे साइक्लोन आना वहां पे, हमेशा हर साल आता है मतलब। अब उसके लिए भी सरकार कुछ लेके आ रही है, कैसे वहां पे लेके आए प्रोटेक्शन के लिए, कैसे। अब लोग इतना जागरूक नहीं है, अब जो मछुआरे होते हैं अब इतना जागरूक हुए हैं, बेचारे चले जाते हैं समुद्र में मारने के लिए मछली वगैरह,
बहुत लॉस ऑफ लाइफ होती है और समुद्र के किनारे ही रहते हैं, कोशिश करते रहने का ताकि वहाँ पे उनको मूवमेंट और अपने रोजगार व्यापार के लिए वहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे कारण हैं, आप उसको देखेंगे बाकी एक-एक करके। तो आप देखिए यहाँ पर, तो सिविल इंजीनियर जो होता है और ये सब अपना क्या करते हैं, ज़ोन को देख के फिर वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं कि भैया हमें स्ट्रक्चर कहाँ पे देना है और किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। अब पता चला कि मुझे स्ट्रक्चर मुझे कास्ट करना है, मुझे स्ट्रक्चर बनाना है ज़ोन 5 में, तो ज़ोन 5 के लिए स्ट्रक्चर का आप डिज़ाइनिंग अलग रखोगे। वही स्ट्रक्चर मुझे अगर ज़ोन 2 में बनाना है, क्या दोनों का पैरामीटर सेम होगा या अलग होगा? डिज़ाइनिंग अलग पैरामीटर अलग होगा सर। अलग होगा सर। अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। मेरा जो ज़ोन 5 में जो स्ट्रक्चर जो बनाने का कॉस्ट आएगा, व्हिच विल बी ह्यूज एज़ कंपेयर्ड टू द स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर व्हिच विल बी प्रिपेयर्ड इन द अदर ज़ोन्स ऑफ इंडिया, आई मीन ज़ोन 2। अगर आप कंपेयर करें एक दो स्केल को, अगर ज़ोन 5 में स्ट्रक्चर बनाना है, वही स्ट्रक्चर मुझे ज़ोन 2 में बनाना है, हाँ, तो दोनों में क्या ह्यूज कैपिटल का डिफरेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? पैसे का बहुत डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे मुझे हो सकता है डिजाइनिंग के लिए मुझे रेनफोर्समेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, स्ट्रेंथ का डिज़ाइन पैरामीटर, अब रेनफोर्समेंट आएगा तो ऑटोमेटिक कॉस्ट बढ़ेगा वहाँ पर। बहुत सारे डिजाइनिंग के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं दोनों। अब सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ बनेगा वो यहाँ नहीं, बस इतना ध्यान रखिए आप। जो हम डैम यहाँ पे बनाएंगे साउथ इंडिया में, वही डैम हम नॉर्थ इंडिया में सेम पैरामीटर्स हम नहीं बना सकते हैं। आप समझ के कहानी क्लियर है? यस सर। हाँ, अब देखिए, अब कहते हैं यहाँ पर जियोलॉजिकल जो होता है, फीचर्स होता है सिविल इंजीनियरिंग के इसमें, और जियोलॉजिकल फीचर्स जो कह रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कि फीचर्स ऑफ हैव टू बी स्टडी। अब सारे जियोलॉजिकल फीचर्स को काम करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले पूरे फीचर्स को काफी डिटेल में स्टडी की जाती है, क्योंकि देखो स्टडी करने में थोड़ा सा वक्त देंगे। पता चला कि स्टडी तो की नहीं, अब काम स्टार्ट कर दिए, अब बाद में लॉस हम ही झेल रहे हैं उस चीज को। तो ये सब को पहले डिटेल में स्टडी की जाती है। अब जो है यहाँ पर इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट मस्ट वर्क फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन स्टेज टू द एंड पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट जो होता है, ऐसा नहीं है जो सॉइल के एक्सप्लोरेशन से, यानी प्रोजेक्ट पर जो एक्सप्लोरेशन होता है वहां से वर्क स्टार्ट करता है और प्रोजेक्ट के एंड होने तक वहां तक काम करता है। गॉट इट? प्रोजेक्ट के एंड होने तक वो रहेगा, ऐसा नहीं कि वो बीच में छोड़ के भाग जाएगा। द सिविल इंजीनियर, अब अगला पॉइंट कह रहा है, सिविल इंजीनियर एंड द इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट have to work the field together, either good coordination in order to identify the field problem and to suggest possible remedial measures। यानी आपस में डिस्कशन करते हुए रेमेडियल मेजर्स, यानी क्या हम कर सकते हैं सोल्यूशन, यहाँ पर कोई समस्या खड़ा हो गया, दोनों डिस्कस करके वहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम बन गया स्ट्रक्चर कास्ट करने में, जो होता है कुछ पैरामीटर, आप डिजाइन का पैरामीटर सिविल इंजीनियर बताएगा, लेकिन वहाँ पे कैसा क्या पैरामीटर्स है, रॉक्स का बिहेवियर क्या, स्टडी क्या, हमें उसको बताना होगा भैया इतने लोड हमें स्ट्रक्चर पे देना है, क्या ये रॉक बेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या कितना स्ट्रटा डेप्थ जाना है, ये सब का सब जियोलॉजिस्ट बताएगा वहाँ पर, क्योंकि आपको रॉक के बारे में स्टडी नहीं है, क्योंकि ब्रांच बहुत वास्ट होता है। अब कई लोग यहाँ से भी जब एमटेक करेंगे, कई लोग स्ट्रक्चर में एमटेक करेंगे, कई लोग ट्रैफिक में कर लेंगे, कई लोग एनवायरमेंट में करेंगे, कई लोग आपको मतलब क्या कहते हैं सॉइल में करेंगे, कई लोग एनवायरमेंट में करेंगे। मतलब हर मतलब जहाँ से भी डाइवर्सिफिकेशन है ब्रांच का, बात कहने का मतलब समझ रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन है। आप ये मत सोचो अभी सिविल इंजीनियरिंग आप नटशेल में एक रफ आइडिया आप पूरा ले रहे हो, अच्छा ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है एक बेसिक, लेकिन जब आप मास्टर्स करते हो ना एमटेक, तो आपको और ब्रॉड एस्पेक्ट देखना पड़ता है। ब्रॉड एस्पेक्ट मतलब फिर आप एक्चुअल में आप सोचते हो, बिहेव करते हो, अच्छा मुझे ऐसा करना है काम। बात समझ, अभी तो आपको सब आइडिया है, इतना आइडिया है कि आप सारे काम को कर लोगे। अभी आप ब्रिज इंजीनियर भी हो, हाईवे इंजीनियर भी हो, अभी आप स्ट्रक्चर इंजीनियर भी हो, अभी आप एनवायरमेंटलिस्ट भी हो, अभी आप मतलब अभी आप कंस्ट्रक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो, यानी आप सब हो अभी। आप समझ के कहने का, आप अभी सब हो। लेकिन जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हो तो आप एकदम उस फील्ड के माहिर होते हो, कहने का मतलब आप उस फील्ड के मास्टर हो। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इसलिए कहते हैं, मास्टर ऑफ उस फील्ड के। बात समझ गए? ये डिफरेंस होता है, सब ब्रांच में आप देखोगे आगे जाकर। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये पूछता ही पूछता है एग्जाम। भैया एप्लीकेशन ऑफ अर्थ साइंस, अर्थ साइंस यानी क्या? जियोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोलॉजी का दूसरा नाम अर्थ साइंस। उसका सिविल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस में क्या काम है, ये काफी, अब यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट कवर किया है, बाकी मैं बुक आपको रेफर करूंगा, आप लोग थोड़ा से भी पढ़िएगा, बुक को भी देखिएगा, उससे आपको और आइडिया लगेगा कि ये 6 पॉइंट आपको मैंडेटरी लिखना ही लिखना है। ये सब मैं एक शॉर्ट में दे रहा हूँ आपको पॉइंट, देखिए क्या क्या। पहला, जियोलॉजी का क्या काम है, अर्थ साइंस का सिविल इंजीनियरिंग का पहला काम देखिए जियोलॉजी का। जियोलॉजी जो आपको एक सिस्टमेटिक नॉलेज देता है, किस चीज का? ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आपने इतना सारा पढ़ा अभी, अब आप अभी पढ़ोगे रॉक्स के बारे में पढ़ोगे, बिल्डिंग के जितने स्टोन है सब के बारे में, प्रॉपर्टीज के पढ़ोगे, ये सब का सब जियोलॉजिस्ट निकाल के देता है। कौन निकाल के देता है? जियोलॉजिस्ट का काम है ये सब। ये सब आप बस उसका डिटेल स्टडी करते हो, उसका अकरेंस कैसे हो रहा है, उसका कंपोजिशन क्या क्या है उसके अंदर, अब रॉक्स के अंदर क्या है, सिलिका है, एल्यूमिना है, लाइम है, मैग्नीशिया है, जितने सारे मिनरल्स है, तो वो आप देखोगे उसमें, तो उसका क्या ड्यूरेबिलिटी है, ये सब के सब सिविल इंजीनियरिंग वर्क में जो भी जरूरत पड़ेगा, ये सब कौन प्रोवाइड करता है हमें? ये सब इन्फॉर्मेशन सब जियोलॉजी का कमाल है। ये सब सब जियोलॉजी जितने भी आप पढ़ रहे हो ना बिल्डिंग प्रॉपर्टीज के अंदर, सबके सब जियोलॉजिस्ट ने हमें करके दिया है। ये
यानी इंजीनियरिंग जियोलॉजी से आपने वहां निकाला है सब। अगला देखिए, आपको इसके अंदर सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, फ्लोइंग वाटर का, फ्लोइंग विंड का, आइस का, अर्थक्वेक का, यानी बहुत सारे जो नेचुरल फिनोमिनल है, यानी आप ये सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करते हो व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। अब मैं पूछ रहा हूँ, आपने रेलवे स्टेशन पे शेड देखा है? रेलवे स्टेशन पे शेड, यस सर। रेलवे स्टेशन पे शेड देखा होगा क्या? उस शेड पे क्या क्या पैरामीटर्स लेंगे हम लोग डिजाइनिंग करने में? बताओ शहनवाज, विवेक, आप लोग बताओ। सर विंड लोड, पहले तो विंड लोड फिर डेड लोड देखेंगे सर। क्योंकि लाइव लोड तो वहाँ होता नहीं, तो लाइव लोड नेग्लेक्ट करेंगे वहाँ। और ठीक है, तो मोस्टली जो है डेड लोड में क्या होगा? क्या सर? डेड लोड क्या हो सकता है वहाँ पे? डेड लोड क्या आएगा उसमें? ये जो एंगल सेक्शन यूज होता है सर, उसका वो वेट होगा। और देखो मैं उसमें भी बात नहीं कर रहा हूँ, एंगल सेक्शन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, वो लेकिन डेड लोड में क्या होगा वहाँ पर, ये बताओ ना। मटेरियल्स जो यूज हो रहा है सर, जैसे जो भी स्टील यूज हो रहा है, ट्रसेस यूज हो रहा है, उसका जो वेट है वही डेड लोड होगा सर। ये सब उसका डेड लेवल क्या? देखिए कई बार क्या होता है वहां पे, देखना तो सब चीज को कंसीडर करते हैं आप। विंड लोड मेन पैरामीटर्स वहां पे, जब आप उस स्टेशन को हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में डिजाइन करोगे, वहां पे आपको स्नो लोड का भी इफेक्ट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? यस सर। क्योंकि बर्फबारी होगी तो आपके स्ट्रक्चर पे स्नो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? यस सर। आपने देखा होगा, आप जब देखते होगे नॉर्थ ईस्ट में हो गया मकान, वहां का देखोगे आपका पैरामीटर्स अलग होता है, स्लोप लेके बिल्डिंग को बनाते हैं, वहां पे ज्यादा स्लोप देते हैं क्योंकि रेनफॉल हैवी होता है वहां पे कवर ज्यादा ले लेंगे, नॉमिनल कवर। वही सेम स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे साउथ इंडिया की तरफ, आई मीन महाराष्ट्र, एमपी, ये सब में बनाएंगे, वहां पे बारिश इतनी नहीं होती है। तो क्या हम जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी आपके क्या नाम है, चेरापूंजी, ये सब एरिया में, क्या वही स्ट्रक्चर हम बनाएंगे क्या मध्य प्रदेश के अंदर? नहीं बनाएंगे ना। नो सर। पैरामीटर हर जगह का अलग। इंडिया इतना वर्सटाइल कंट्री, इंडिया इज सच ए ब्यूटीफुल कंट्री। मतलब इस कंट्री के अंदर आपको जो अलग अलग कंट्री में आपको देखने को मिलता है ना, यूरोप के अलग अलग देश में हर जगह का अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन आपको इंडिया के अंदर सब जगह मिल जाएगा। मतलब हर इंडिया के हर चीज है आपको। आप इंडिया में केरल जाइए, केरल इतना ब्यूटीफुल शहर है, केरल के अंदर अलग क्लाइमेटिक कंडीशन। आप नॉर्थ में, कश्मीर, यानी भारत जो है ना, गर्मी से लेकर बर्फबारी सब देख लेता है। ये इतना खूबसूरती है इस देश का, आप समझ रहे हो? ये इतना डाइवर्स क्लाइमेट है इस कंट्री के अंदर, डाइवर्स नेचर है इस कंट्री के अंदर। इसकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन भी वेरियस। आपके बिहार, हम लोग जो यहाँ पर है, यहाँ का अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। यही आप चले जाओ तो दिल्ली के साइड, हरियाणा साइड, उधर गर्मी ज्यादा पड़ने लगेगी। इधर बैरन लैंड्स है, उत्तर प्रदेश वाला एरिया। यही आप साउथ की तरफ बढ़ जाओ, उधर अलग सीशोर वाला क्लाइमेट है। तो हर जगह अलग अलग क्लाइमेट है यहाँ पे, क्लाइमेटिक है। तो आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा ना, सब जगह अलग अलग डिजाइन करोगे आप लेकर। तो जियोलॉजिस्ट वहां पर अगर देखेगा तो स्ट्रक्चर का हर चीज का, क्योंकि देखो आइस लोड, डेड लोड, ये सब तो काम किसका? जियोलॉजिस्ट का काम है ना, निकाल के देना वहां पर क्या क्या यहाँ पे पैरामीटर्स होना है, वहां पे सब देख लेगा वो। और इंजीनियर्स वहां पर डिजाइन पैरामीटर्स हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज लगा के आंसर निकालते हैं, भैया हमें इतना लोड है, इसका इतना परसेंट हमें डेड लोड लेना है, इतना परसेंट लाइव लोड लेना है, सारे लोड को कंसीडर हम लोग कर लेते हैं। अब देखोगे, अब कहीं कहीं पे क्या होगा, जंगल झाड़ी में है तो वहां पे क्या होगा, शेड्यूल पे बंदर जानवर भी आके बैठे रहते हैं। क्या बंदर डेड लोड भी काउंट होगा कि नहीं होगा काउंट? बंदर भी तो आके बैठा रहता है शेड के ऊपर, एक दो बंदर तो। सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल दिया, लाइव लोड भी कंसीडर होगा कि नहीं होगा बंदर? यस सर। बिल्कुल होगा ना, क्योंकि देखना कई स्टेशन पे यस सर। बहुत सारे बंदर आके बैठे रहते हैं। तो उसके वजह सर से वो क्या होगा? चला जाएगा सर, स्पेशली लाइव लोड के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है। हाँ हाँ, नहीं लेते हैं स्पेशली, हम मतलब एक आपको बता रहे हैं, ये वहां पे नहीं करेंगे डिजाइन, क्योंकि हमें पता है वो मूवेबल लोड है, वो लाइव लोड नहीं कंसीडर करेंगे, वो मूवेबल टाइप का है। वो आया, घूमता फिरता चला गया। बंदर क्या करता है, एक सीजन में जैसे आज उसका मूड बना, आज बोलेगा नहीं चलो आज हम नालंदा घूम के आते हैं, तो बंदर आज नालंदा में रहेगा, कल उठेगा बोलेगा चलो आज हम चलते हैं राजगीर घूमने। बंदर सब ऐसे झुंड में चला जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट होता है। बंदर का रूल है ऐसे ही, बंदर कभी एक ही जगह नहीं बैठा होता है। बात समझ रहे हो ना? यस सर। अब ये सब कंसिडरेशन लेना पड़ता है, हालांकि इसको कंसीडर करोगे तुम वहां पे डिजाइन में, तो आज लगे अचानक बंदर का लोड बढ़ गया, तुम्हारा स्ट्रक्चर फैल गया, तब क्या करोगे? भाई बंदर थोड़ी 2 केजी 3 केजी होता है, बंदर भी तो बड़े बड़े बंदर होते हैं, हमसे बड़े बड़े बंदर होते हैं वजन जैसे में। क्या होता है, विंड लोड और डेड लोड जब मिलाते हैं तो लाइव लोड के बड़ा हो जाता है सर, उससे तो उसको फैक्टर लेके हम फैक्टर्स लेके चलते हैं, बिल्कुल वहां पे कुछ सेफ्टी फैक्टर लेके हम लोग कर लेते हैं उसके बाद। इसलिए वो आप देखेंगे डिजाइनिंग पैरामीटर्स में सब देखेंगे आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे अगला हमने पॉइंट क्या होता है, जियोलॉजी का क्या काम होगा, यानी जो क्वांटिटी ऑफ डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल एक्रेंस है वहां पर, ये कौन बता के देगा आपको? कितना क्वांटिटी और कितना डेप्थ है ग्राउंड वाटर टेबल का जमीन के नीचे, ये कौन बता के देगा आपको? ये जियोलॉजी पता चलेगा, जियोलॉजी सब्जेक्ट से ही। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स मैंने बात की थी, रिजर्वायर की बात की थी, ब्रिजेस की बात की थी मैंने, रोड्स की बात की थी, सारे बिल्डिंग जितने भी सिविल इंजीनियरिंग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, ये सब के सब डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? जियोलॉजी से ही लिंक्ड है ये। बात समझ गए?
अब बोलोगे सर जियोलॉजी से कैसे? अब डैम बना, आपने डैम का देख लिया था कि एग्जाम्पल पूछे कैसे डैम में जियोलॉजिस्ट का काम है, रिजर्वायर में वैसे ही काम होगा, ब्रिजेस के अंदर वैसे जियोलॉजिस्ट का काम आ जाएगा, क्योंकि रॉक स्ट्रेटा पे आपको ब्रिज के पायर्स वगैरह को आपको रेस्ट करवाना है, अबेटमेंट्स वगैरह बनाना है, तो उसके कितने नीचे डेप्थ फाउंडेशन, यानी सारा काम वहाँ पे सब जगह रोड्स के अंदर वही जियोलॉजिस्ट का काम आ जाएगा। ऐसे ही आप देखिए जितने भी एरिया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जियोलॉजिस्ट का एप्लीकेशन वहाँ पे आ ही जाएगा यूज। अब देखो वहाँ पर अगला पॉइंट कहता है द नॉलेज अबाउट द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, कि कैसा रॉक्स है, रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, इसका कैसा नेचर है, इसका कैसा शक्ल है, ये कैसा बिहेव करता है, ये सब के सब जो नेसेसरी कहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगा टनलिंग के लिए। टनल में जो आपको देखोगे वहाँ पर नेचर और स्ट्रक्चर देखोगे रॉक्स का, ये सब के सब कहाँ से मिलेगा, जियोलॉजी से इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये सब नहीं एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी के देखो हम कहाँ का पूछेगा आपसे, क्या का जियोलॉजी को आप अप्लाई कर सकते हो, इस सब जगह पॉइंट आपको लिखना है, 1 2 3 ये पॉइंट को 2 3 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। और अगला आप देख सकते हो नॉलेज अबाउट द वेरिएशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये जितना भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में वेरिएशन होता है नॉलेज, ये सब आपको सब कहाँ से मिलेगा, जियोलॉजी से मिलेगा। आपको बात समझ रहे हो, ये सब के सब आपको कहाँ से पता चलेगा इन्फॉर्मेशन, सब जियोलॉजी से आपको पता चलेगा। ये मैंने आपको 6 पॉइंट कवर किया यहाँ पर, इस पॉइंट को आप रेफर करेंगे बुक को भी, बुक आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग सब उसमें बना लेंगे अपनी गूगल क्लासरूम में अकाउंट, तो मतलब आपको रजिस्टर कर लेना अपने आप को, मैं लिंक भेजूंगा, आप लोग सब आ जाए उसमें, वहाँ पर मैं अपलोड करते जाऊंगा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो शाहबाज। सर व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द occurrence ऑफ earthquake और लैंडस्लाइड? देखो देखो फैक्टर्स में देखोगे ना शहबाज, तो अभी बहुत सारे इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको अर्थक्वेक के बारे में, कैसे क्या क्या फैक्टर्स है, क्योंकि एक अर्थक्वेक एक टॉपिक ही आपको पढ़ना है, आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, टुकड़े में पढ़ने से तो मतलब नहीं, लेकिन फिर भी एक तरह से जान लो, तुम अब पूछे हो तो ये जान ही लो, अर्थक्वेक तो तुम जान रहे हो, ऐसा नहीं है, जितने भी अर्थक्वेक जो हो रहा है आज की डेट में अपने जो अर्थ पे, आपको पहला तो फैक्टर्स पता है टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट्स, एक तो फैक्टर्स ये भी है, मूवमेंट्स हो रहा है ना, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, ये भी एक फैक्टर है। तीसरा दूसरा मैं बता रहा हूँ, आप एक अगर सिविल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से आपके अर्थ पे जो इतने सारे एक्टिविटीज, इतने सारे वर्क होते हैं, उसकी वजह से भी होने का एक चांसेस है, ये भी ह्यूज लोडेड इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, ये भी तो एक कारण हो सकता है। आप सर जो अनबैलेंस बिल्कुल वही मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, रोटेशन स्लो कर देता है सर, क्या बोले मास विवेक? स्ट्रक्चर, अर्थ का रोटेशन स्लो कर देता है सर मास स्ट्रक्चर। बिल्कुल करेगा स्लो। आप जो आपको ये बताओ, आप जो इतना डैम, डैम क्या होता है, कितना बड़ा डैम आप सोच रहे होगे डैम बनता है, डैम जो बनता है ये इतना ह्यूज बड़ा डैम बनता है, कई किलोमीटर लंबा तक डैम होता है, उसमें कितना ह्यूज कंक्रीटिंग होता है, क्या इसकी वजह से चांसेस नहीं होंगे, क्या उस प्लेट की वजह से वहाँ पे लोड नहीं हो रहा होगा, वहाँ पे स्ट्रक्चर पे होता होगा, नहीं होता होगा, बताओ। आप उस जगह पे पानी को अचानक, जहाँ पे देखो वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अपने साइकिल में, लेकिन आप एक ही जगह लाके स्टोर कर दो, क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर पर लोड नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये सब ये कारण है, ये सब ये कारण है अर्थक्वेक के होने के चांसेस में, कि आपके जो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है, इसके वजह से भी एक चांसेस है अर्थक्वेक का। बात समझ रहे हो, ये हम लोगों की वजह से भी है, हम लोग भी इसमें जिम्मेदार उतने ही शामिल हैं, है ना? चलो सर जो मैं बाकी माइनिंग रिस्पॉन्सिबल है सर? माइनिंग से भी होता है, क्यों नहीं होगा माइनिंग? आप माइनिंग कहाँ पे करते हो? मैं आपको बोला ना, ये जो अर्थक्वेक जो फेल्ट होता है आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, कौन से पोर्शन से अर्थक्वेक से ज्यादा ट्रस्ट कोर मेंटल आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, कहाँ पे देखो अर्थक्वेक का कौन पैरामीटर्स जहाँ से इफेक्ट होता है मेंटल वगैरह में बताऊंगा, क्योंकि उस पोर्शन तक आप माइनिंग करते हुए पहुंच जाते हो, मैं आपको बताऊंगा, अभी रुको 5-10 मिनट का वेट करो शहबाज, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है? आप क्लियर हो जाएगा आपका पॉइंट, आगे बढ़ रहा हूँ उस पॉइंट पे, अभी डिस्कशन तो मतलब नहीं है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपको शहबाज, अभी आप सब लोग देखिए ध्यान से सुनिए इस चीज को। चलिए मैं अभी आपको यहाँ तक बताया था, ये आप इसका देख लेंगे, बाकी पॉइंट्स एप्लीकेशन वगैरह से आप देखिए, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आपको मैंने बताया कि भैया अर्थ जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, अर्थ का, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्या होता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। कहता है हमारा जो अर्थ है वो एक कॉस्मिक बॉडी है, कैसा है बॉडी है? कॉस्मिक बॉडी है। अभी कहता है ये हमारे अर्थ में जो पहले तो 9 मेंबर्स हैं अपने सोलर सिस्टम में, सन जिसमें क्या है सेंट्रल स्टार है, सन इज ऑल्सो क्या है सबसे लार्जेस्ट स्टार कौन सा है सोलर सिस्टम का? Which is the largest star? सन सर। चंद्रभूषण कुमार कौन है? चंद्रभूषण कुमार कौन है ये? नहीं पता सर अपने ये चंद्रभूषण तो दिल्ली से है सर। कहाँ से चंद्रभूषण कुमार कौन है? ये तो भाग गए छोड़ के मीटिंग। मैं अभी इनको एंट्री दिया हूँ, अभी क्लास खत्म होने जाएगा तब ये एंट्री करने आ रहे हैं क्लास में। कहाँ गए चंद्रभूषण? कर दिया सर। आपके क्लास का है क्या ये? यस सर। चलिए छोड़िए। तो ये आपके सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट अभी अवेलेबल हैं? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स। पहले क्या होता है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून, एक प्लूटो भी हुआ करता था, एक प्लूटो भी प्लैनेट। लेकिन प्लूटो क्या हो गया? डॉर्क प्लैनेट है, यानी एक्सटिंक्ट हो गया। दैट्स व्हाई अब सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट बच रहे हैं हमारे पास? ओनली 8 प्लैनेट्स।
वी हैव 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, जिसमें क्या-क्या है? मरकरी है जो नियरेस्ट टू द सन है, वेनस है। अच्छा ये बताओ सबसे ज़्यादा सैटेलाइट मतलब समझते हो क्या होता है? सैटेलाइट मतलब मून की मैं बात कर रहा हूँ, नेचुरल सैटेलाइट है उपग्रह सर, उपग्रह। सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न पास है। किसने सैटर्न आंसर पास दिया है। ये? मैंने सर शाना। गुड, गुड। सैटर्न के पास है, कितने हैं? 64 है शायद सर। नहीं, शायद अभी बढ़ गया है, 80s के आसपास है, अब हमको याद नहीं आ रहा है एग्ज़ैक्ट 84 या 82 कुछ ऐसे ही है, बढ़ गया है। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यस सर। नेचुरल सैटेलाइट की मैं बात कर रहा हूँ। अर्थ के पास कितना है? अर्थ पास सिर्फ एक ही है सर। एक ही है ना? मून। मून, एक ही इसको आप कहते हो, ठीक है? मून ये सर। अब वैसे गैनीमेड वगैरह इसमें सबसे लार्जेस्ट मून है सैटर्न के अंदर, यूरेनस क्या नाम है, जुपिटर के ऊपर पे भी है। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये सब आप देखोगे, पढ़ा करो, करंट अफेयर्स की बुक पढ़ा करो आप लोग, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा इसके बारे में भी, अच्छा लगेगा जान के। वैसे सिर्फ अर्थ के बारे में मत जानो, बाकी प्लैनेट के बारे में जानो, काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा सबसे। अब ये डिफरेंट, आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बारिश जो होती है हर प्लैनेट पे, क्या क्या कौन सी बारिश होती है? यस सर। कुछ कहीं डायमंड भी होता है सर बारिश में। हाँ गुड, डायमंड भी होता है, सही तुम पढ़े हो, डायमंड भी होता है, यूरेनस। अभी मैं आपको बताऊंगा, वो होगा तो मैं इमेज शेयर करूंगा आप लोग से। हर प्लैनेट पे ना अलग अलग, किसी पे गैसेस के फॉर्म में बारिश होता है, किसी में बारिश होती है तो क्रिस्टल डायमंड फॉर्म हो जाता है वहां पर, बात समझ रहे हो ना? गैसेस के फॉर्म होता है। डायमंड कौन सा प्लेनेट होता है सर? क्या? डायमंड कौन सा प्लेनेट होता है सर? अब वो मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा उसको, मैं देख लूंगा तो वो बताऊंगा, क्योंकि देखो सही बताना जरूरी है, गलत सीखना की जरूरी नहीं है, बात समझ रहे हो ना? मैं भी देख के उसको बताऊंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। वो मैं ऐसे पूछ लिया कि आप लोग को वाकिफ हो कि नहीं इस चीज से, मैं ऐसे पूछा है इस चीज को, ठीक है? मैं उसको शेयर करूँ, मेरे पास अगर इमेज होगा मैं शेयर करूंगा, आप लोग देखना उसको, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। नेपच्यून या यूरेनस पे बोला जाता है सर, वहाँ पे डायमंड होता है। हाँ भाई, अभी मुझे याद है कि इन्हीं सब प्लैनेट में होता है किसी पर, इन्हीं सब प्लैनेट, जैसे आपको होगा नेपच्यून में होगा, वो देख लेंगे, मैं देख के बताऊंगा, ठीक है? मैं देख के, आप लोग खुद देख सकते हो कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेन्स ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, ऐसे करके देख लेना आप, ठीक है? चलो, तो अब मैं कह रहा था यहाँ पर कि अर्थ जो आपका है वो कैसा शेप का है? अर्थ कैसा शेप में है? जियोइड शेप, यानी वी कैन शेप से एस्टेरॉइड शेप। आप सिंपल सी बात है, आपका जो इक्वेटोरियल डायमीटर यानी अर्थ अगर ये है, यानी इक्वेटोरियल यानी ये जो डायमीटर आपका है, यानी यहाँ पे ये जो डायमीटर, अर्थ का जो डायमीटर मतलब ये सेंटर वाला, यानी डायमीटर क्या है? लार्जेस्ट क्या है? कोऑर्ड है। डायमीटर को आप क्या बोलते हो? डायमीटर कोऑर्ड है कोड लार्जेस्ट कोऑर्ड ऑफ साइकिल। यानी कहने का मतलब कि ये डायमीटर जो आपका है, जो सबसे लार्जेस्ट, ये जो अर्थ का जो यहाँ पर हाँ, ये जो आपका जो इक्वेटोरियल डायमीटर अर्थ का कितना है? 12,707.7 किलोमीटर, इतना आपका डायमीटर है इक्वेटोरियल पर, यानी इक्वेटर पर। देखो ये इक्वेटर वाला डायमीटर की बात कर रहा हूँ। और वो जब पोल पे जाता है ना, पोल पे कम हो जाता है, पोल पे कितना है? 12,713 किलोमीटर बन जाता है, 12,730.8 किलोमीटर। इसके वजह से क्या होता है, देखो अब यहाँ पे डायमीटर आपका ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ऑब्वियस बात है ना, जब आप उसको सर्कल में जब क्लोज करो तो यहाँ पे बल्ज होगा कि नहीं? बल्ज होगा, साइड से बल्ज होगा। ये संतरा देखो, संतरा देखोगे आप लोग, यस सर। संतरा क्या होता है? स्प्राइट से मैंने क्या ऊपर आपका, मैं बात करूँ डायमीटर ज्यादा है और ऊपर से कम है, तो क्या होगा? ये साइड से उसको आप प्रेस कर दोगे, क्या होगा? बल्ज होगा कि नहीं होगा? बल्ज, बस वही बल्जिंग इफेक्ट यहाँ पर है। इसलिए शेप ऑफ द अर्थ कैसा होता है? जियोइड शेप या स्पोराइड शेप आप कह सकते हो। कैसा शेप का है? स्पोराइड शेप अर्थ है, बात समझ गए? बिकॉज ऑफ दिस डायमीटर ओनली, ये डायमीटर में आप याद कर सकते हो। कहता है एट प्रेजेंट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट बिलीव्ड टू बी सस्टेन। अभी भाई अभी तक के इसमें जो हम लोग देख रहे हैं अभी तक, इतने अपने बचपन से अभी तक में, लाइफ कहाँ पे सिर्फ अवेलेबल है? ओनली ऑन अर्थ। अब वो एलन मस्क का सोच है कि भैया हमने मार्स पे हमें बसाना है, वो भी एक देखो के फ्यूचर में कुछ एक नया क्रांति मिल जाए देखने को कि भैया मार्स पे भी लाइफ हो जाए एग्जिस्ट। अब इस पर रिसर्च हो रही है, बहुत रिगरस टाइप की, साइंटिस्ट लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं अभी मार्स पे भी लाइफ देखने को, ठीक है? अभी फिलहाल तो अभी अर्थ कहाँ पे, अर्थ पे लाइफ सिर्फ क्या है? अवेलेबल है। क्यों अर्थ पे ही है? इस पे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ एटमोस्फेयर की अवेलेबल प्रेजेंस यहीं पर है, बात समझ रहे हैं? बाकी सब जगह स्टडी की जा रही है, चलिए ठीक है। बाकी देखते हैं, देखिए यहाँ पर अर्थ जो आपका बना होता है ना, ये अर्थ का शेप देखिए, जीवा कैसा स्प्राइट शेप का दिख रहा है, दिख रहा है स्प्राइट शेप में अर्थ। तो ये जो आपका देखिएगा अंदर का जो पोर्शन कहलाता है अर्थ का, जो ये देखिए लेयर्स ऑफ अर्थ है, ये मैं लेयर की बात कर रहा हूँ। जो अंदर का पोर्शन ये जो है, ये इनर कोर है। ये क्या है? ये इनर कोर, इनर कोर। ये अर्थ की मैं बात करूँ, मैं बताऊंगा कितने किलोमीटर तक कौन सा है, अभी आप सुनिए पहले से। ये इनर कोर है, और ये जो सेकंड नंबर दिख रहा है, आप एक
ये अंदर दिख रहा है, ये लाइट ये वाला, ये पूरा अंदर में इनर कोर है, उसी के अंदर में जो होता है उसमें अंदर का ही पोर्शन एक और है, थोड़ा सा कुछ किलोमीटर, सबका किलोमीटर पे डिपेंड है ये आउटर कोर बनता है यहाँ पर। फिर थर्ड में जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये लोअर मेंटल है, ये आपका लोअर मेंटल है, और फोर्थ वाला जो आप दिख रहा है आपको ये हल्का हल्का पिंक वाला ये आउटर मेंटल है, ये यानी जो आप कह सकते हो अपर मेंटल भाई। और ये जो आपका जो छठा दिख रहा है, पांचवा दिख रहा है, पांचवा क्या आपका है, लिथोस्फीयर है। क्या है पांचवा पोर्शन? लिथोस्फीयर है। और जो छठा आप देख पा रहे हो, छठा आपका क्या है, छठा पार्ट आपका क्या है, क्रस्ट पार्ट है। जो छठा मतलब सबसे टॉप, जो हम लोग यहाँ पर आते हैं वो कौन सा पोर्शन है, क्रस्ट पोर्शन है। अब आप देखिए इसी को मैं अगर यहाँ पे देखूं, आप अगर पूरे अर्थ को सपोज एक वेज आपने कटिंग कर लिया, वेज मतलब समझते हो क्या होता है, वेज मतलब क्या होता है, टुकड़ा सर। केक जो कटिंग करते हो, केक को कैसे काटते हो, ऐसे ऐसे वेज मतलब कुल्हाड़ी का जो मुंह होता है ऐसे टाइप का। हाँ ये कौन है, शांतनु कौन बोला, लिंक ब्रेक कर दीजिए सर, अगले क्लास का क्या है, कौन भेज रहा है ये, शांतनु कुमार। यस सर। ठीक है मैं कर दूंगा उसको, ठीक है सर। ठीक मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको सुन लीजिए बस जब तक के लिए। अभी मैं वही कर रहा हूँ, देखिए ये आपका सबसे नीचे क्या है, इनर कोर है। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हो, बच्चे समझ पा रहे हैं इसको, ये आउटर कोर है, ये आपका मेंटल है, ये आपका अपर मेंटल है, ये क्रस्ट है। और यहाँ देखिए ये जो ऊपर पोर्शन है ना, यहाँ से यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर लाई करता है, अब ऊपर यही हमारा ऊपर पे एटमॉस्फेयर है। ये पूरा अर्थ का है, टॉप से लेकर बॉटम तक का। और यहाँ पर हम उसकी बात करें, ये हमारा एटमॉस्फेयर का पोर्शन है, यानी इसके अंदर देखिएगा पड़ेगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सब लेयर है। अब ये हर किलोमीटर पे अलग अलग है। तो अब आपको मैं बताऊंगा फ्लाइट कहाँ पे उड़ती है। अच्छा ये बताओ, जब फ्लाइट कितनी हाइट पे उड़ती है अप्रोक्स? स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है। 80 किलोमीटर के आसपास उड़ता है सर, ट्रोपोस्फेयर में। ये ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। नहीं मैं पूछा कितना हाइट रहता है इसका? 32,000 फीट। लगभग फ्लाइट जो उड़ती है ना, लगभग 40,000 फीट ऊपर उड़ती है, 40,000 फीट पे जाती है फ्लाइट हो जाती है, 40,000 फीट। और वहां पे टेम्परेचर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कैन एनीवन से? यस सर, शायद आई थिंक 5 डिग्री सेल्सियस पे, क्या अप्रॉक्स 5 डिग्री सेल्सियस, 5 to 10। वहां पे जो टेम्परेचर होता है ना, -40 डिग्री सेल्सियस आसपास रहता है, -40 डिग्री सेल्सियस। जब प्लेन में जब ऊपर जब जाओगे, फ्लाइट में जब कभी जाओगे, देखना कि बाहर का टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस, बट इनसाइड का टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर होता है फ्लाइट के अंदर का, वो आपका बिल्कुल मेंटेन रखते हैं 27 डिग्री सेल्सियस तक, 25 डिग्री सेल्सियस, और द टेम्परेचर आउटसाइड इज -40 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इट, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस सर? क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आपको नहीं पता है ना कि हर 165 मीटर पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर में जो होता है ड्रॉप होता है 1 डिग्री सेल्सियस का। आपको ये चीज ऑलरेडी मालूम है कि हर 165 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, 165 मीटर पे आप जैसे जैसे राइज करते जाओगे, देयर इज अ ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज ही हो रहा है ना, इंक्रीज तो नहीं हो रहा है टेम्परेचर, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज सर। डिक्रीज हो रहा है, तभी तो माइनस से पहुंच जा रहा है, स्केल से नीचे पहुंच जा रहा है। अब यहाँ पे ये इसलिए होता है, ये हो सकता है आपको क्या होता है, लैब स्टेट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है, लैब स्टेट होता है टेम्परेचर के, उस लैब स्टेट की वजह से हर 6.5 डिग्री सेल्सियस यानी 6.4 डिग्री सेल्सियस आप जैसे जैसे 1 किलोमीटर बढ़ोगे आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। याद रखना इस बात को, आप समझ गए? ये टेम्परेचर इन्वर्जन फेनोमेनन होता है, उसकी वजह से ये सब होता है कंडीशन। यानी ये आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये सब नॉलेज को आप रखें, जानकारी, ये अच्छी बातें हैं, ये सब ध्यान रखें सब बातें को। अब देखिए यहाँ पर ये आपको मैं बाकी डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये ट्रोपोस पे क्या होता है, स्टेटस पे, और बाकी नीचे हर पार्ट जो आप क्रस्ट देख रहे हो, मेंटल देख रहे हो, कोर देख रहे हो, इसका आपको एग्जाम में ये डायग्राम है, एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाना होगा कॉपी के ऊपर पे, क्योंकि ये जनरलाइज स्ट्रक्चर है। यही देखो आप, मैंने वही बताया था, शुरू के 35 किलोमीटर तक आपका क्या है, क्रस्ट है, 35 किलोमीटर से नीचे बढ़ोगे तो ये आपका अपर मेंटल है, 100 से 29 किलोमीटर नीचे और बढ़ रहे हो जमीन के अंदर तो आपको 29 किलोमीटर आपका लोअर मेंटल यहाँ पे आ गया। यानी ये पोर्शन से आपका जो सर्कल दिख रहा है, ये आउटर कोर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। यानी जब 2900 से आप और नीचे कहाँ जा रहे हो, 6000 और नीचे बढ़ते जा रहे हो। यानी देखो ये क्या है, 6371, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या है ये, रेडियस ऑफ अर्थ है ये, यानी अर्थ क्या आप एकदम रेडियस तक पहुंच गया, वहां तक जाएगा, तब आपको लिख रहा है। अब आप शहनवाज ने आपने पूछा था कि माइनिंग की वजह से, तो माइनिंग क्या बताओ आप, माइनिंग तो ये 35 किलोमीटर इसके रीजन नीचे ही जाके काम करते होगा ना, क्योंकि इतना तो ऊपर तो करते होगे, अप्रोक्स नीचे पहुंच जाते हो करते करते माइनिंग, बात समझ रहे हो ना? माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से ये अच्छा भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, मेंटल पोर्शन भी हमारा, बात समझ रहे हो? मेंटल डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी अर्थ को आने की चांसेस होती है, क्योंकि यहीं पर पूरा फेनोमेनन आपको मैं बताऊंगा, यहीं से फेनोमेनन होता है जो
जो आपके जितने भी सिस्मिक एक्टिविटीज होता है यही से, क्योंकि हमें पता है ये प्लास्टिक इन नेचर होता है, ये जो मेंटल जो होता है ये हमारा प्लास्टिक इन नेचर होता है, ये पोर्शन बात समझ रहे हो? Yes. Because of pressure. ये मैं आपको बताऊंगा ये सब डिटेल में, ये सब चीज। चलिए कोई नहीं, आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास भी है, मैं अटेंडेंस लेता हूँ आपकी। और सुनिए आप लोग ज्वाइन के मैं आपको भेज रहा हूँ लिंक, वो भी गूगल क्लास में आप लोग ज्वाइन कर लें काइंडली, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पे इजीली मिल जाएगा।